चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हमारे यहाँ मौजूद प्रत्याशीगण, आज आप लोग यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके कर्नाटक स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने देश को आज़ाद हुए वे भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद केंद्र व राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही खासकर कांग्रेस पार्टी ने, और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी
व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं। आपके कर्नाटक स्टेट में भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में रही कांग्रेस व बीजेपी आदि की भी रही सरकार में नहीं मिला है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें इनका पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। और सोचने की बात यह है कि आपके कर्नाटक स्टेट में जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहा कि हम आरक्षण की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75 कर देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में SC/ST का रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं किया और इनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए थे तो उनको लागू नहीं किया, तभी फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो देश की जो सेंटर की पहली सरकार थी उसके वो कानून मंत्री थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसलिए आप लोगों को जो 50 से सीमा बढ़ाकर 75 की बात कर रहे हैं, 75%, ये केवल हवाई है, कागजी है, इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है और प्रैक्टिकल में इसका कोई भी लाभ आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जब सेंटर में कांग्रेस पावर में थी तो हमारे समाज के लोग खास तौर से बाबा साहब के अनुयायी तो कांग्रेस से बराबर ये मांग करते रहे बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी सेंटर में और पहली बार हमारे कुछ एमपीज जीत कर आए, उसमें मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी, तो उस समय श्री बीपी सिंह ने ये कहा था तो कि हम ये चाहते हैं माननीय श्री कांशीराम जी को कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो जाए और हम चाहते हैं कि मायावती को जो भी चाहे हम मंत्रालय सेंटर में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने
श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारी दो ही मांगे हैं। जो बैकवर्ड क्लास की मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस की हुकूमत के समय में आ गई थी वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू कर दो। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उनको सम्मानित कर दो। हमें इसके सिवाय ना कोई बड़ी कुर्सी चाहिए, हमें केवल बाबा साहब का सम्मान चाहिए और पिछड़ों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। तो श्री बीपी सिंह ने हमारी बात को माना और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन वर्गों के लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। यही स्थिति हमें मुस्लिम समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। ओबीसी के साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और ईसाई समाज के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। और ये सब हमें यहाँ के कर्नाटक प्रदेश में भी काफ़ी कुछ इनकी दयनीय हालत देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इसी प्रकार हमें पूरे देश में जो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी भी हमें पूरे देश में यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब या दयनीय बनी हुई नज़र आती है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। किंतु इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना कर्नाटक प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सब का मुख्य कारण
हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने कर्नाटक प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की व खासकर वीकर सेक्शन के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी बनाई है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत से विरोधी पार्टी के लोग बीएसपी के बारे में ये कहते हैं कि बीएसपी अब बहुत कमज़ोर हो गई है, सिमट गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि जब तक पूरे देश में और यूपी में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो हमेशा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी बीएसपी का ग्राफ बढ़ा है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, सरकार भी बनी है 4 बार। लेकिन जब से ये ईवीएम के जरिए चुनाव होना शुरू हुआ है सन 2007 में, तो केंद्र में आपको मालूम है जब यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ ईवीएम के जरिए, तो सेंटर में तो कांग्रेस ने ये तैयार किया, जो हमें जानकारी मिली है कि हमें स्टेट से कोई लेना देना नहीं, तो हमें तो सेंटर से लेना देना है। तो ईवीएम में धांधली करके तो लगातार वो कई बार सत्ता में सेंटर में बने रहे। लेकिन बीजेपी ने इनकी कमजोरी को पकड़कर तो उन्होंने धांधली करने वालों को पकड़ लिया, वो सेंटर में आ गए। और अब उन्होंने ये फैसला लिया हम सेंटर ही नहीं, हम देश में जो स्टेट हैं उनको भी कैप्चर करेंगे ईवीएम में धांधली के जरिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में या देश के काफ़ी राज्यों में ये धांधली का खेल है ईवीएम में, और कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ चुनाव ये बैलेट पेपर से कराएं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए जब तक ये चुनाव वहाँ पर बैलेट पेपर से होता रहा, हमारा ग्राफ बढ़ा है। हमारी 4 बार सरकार बनी है,
यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की बात आगे बढ़ी है। इसलिए कर्नाटक के लोगों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा था, लेकिन जब धांधली उन्होंने देखे, वहाँ पर बैलेट पेपर से हो रहा है। तो आज नहीं तो कल अपने देश में भी ईवीएम का सिस्टम खत्म होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग ठंडे होकर बैठ जाएंगे, मायूस होकर बैठ जाएंगे कि वोट देने का फायदा क्या, जब ईवीएम में धांधली हो रही है तो हमें घर बैठना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी भी ये सिस्टम खत्म हो सकता है। जुडिशरी हो सकता है इसमें दखल दे दे, माननीय सुप्रीम कोर्ट दखल दे दे, और हो सकता है कि वो ये चुनाव पूरे देश में बैलेट पेपर से कराए। इसलिए आप लोगों को हताश और निराश नहीं होना है, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, मूवमेंट को बढ़ाना है। आज नहीं तो कल ये सिस्टम खत्म होगा, फिर से बैलेट पेपर से आएगा और हमारी पार्टी और ये मूवमेंट जरूर आगे बढ़ेगी। और हमने ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, यूपी में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों लोगों को फायदा पहुँचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को तो बिना बुलडोजर चलाए हुए या बिना मार धाड़ के, तो बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। जो अब इस समय यूपी में चल रहा है, ऐसा नहीं, मार धाड़ नहीं, कानून का वहाँ पे नंगा नाच हो रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि कानून की अहमियत वहाँ की जनता को हमने समझाई, बताई और कानून के तहत हमने सर्व समाज के लोगों को वहाँ पर न्याय दिया, जिसकी यहाँ आपके प्रदेश में भी काफ़ी, यानी कि कर्नाटक स्टेट में भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी, जिन्होंने इन संतों, गुरु और महापुरुषों की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर की, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने काफ़ी कड़ा संघर्ष किया। इन सब को
विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में भी अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा के यहाँ अपनी पार्टी की खुद की सरकार बनानी होगी। और अभी तो कर्नाटक में असेंबली का चुनाव हो रहा है और इसके लिए आप लोगों को आपके कर्नाटक स्टेट में वर्तमान में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का अच्छा रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आपको यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी अभी जब ये सत्ता में होते हैं तो इनको जनहित के मुद्दे ध्यान में नहीं आते हैं, नज़र नहीं आते हैं, उनके हितों में काम नहीं करते हैं। और जनता यहाँ के कर्नाटक स्टेट में भी इनसे काफ़ी दुखी हो चुकी है। अब इन लोगों ने, अब इन दोनों पार्टियों ने खास तौर से इस चुनाव को जो धार्मिक रंग इन्होंने दिया है, तो मेरे ख्याल उससे आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जो इस चुनाव को इन्होंने सांप्रदायिक खास तौर से जो धार्मिक इसको रंग दिया जा रहा है, बीजेपी वाले जय बजरंग बली बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ और बोल रहे हैं, इससे आप लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। आप लोगों को इनके इस किस्म की जो इनके ढकोसलेबाजी है, जो उनकी इस किस्म का जो इनका षड्यंत्र चल रहा है, तो मेरे ख्याल इससे आप लोगों को सावधान रहना होगा। क्योंकि जो धर्म है वो अलग है, वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, राजनीति अलग है। तो इसलिए आप लोगों को इनकी धार्मिक भावनाओं में ना बहकर, तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी जो सही मायने में तो कहने में नहीं बल्कि कार्य करके दिखाने में विश्वास रखती है, इस पार्टी को कामयाब बनाना होगा। तो इनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है। आप लोगों ने, बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने क्या बड़ी बड़ी बातें वो ये चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कही है। जब भी चुनाव होता है ऐसा ये लोग करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद फिर ये लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र के ऊपर अमल नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव के दौरान जो ये अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अधिकांश उन पर ये अमल नहीं करते हैं, जिस पर से अब यानी कि इनके चुनावी घोषणा पत्र पे से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए भी हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी, हमने चुनाव में कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया था। सत्ता में आने के बाद हमने वहाँ के लोगों के लिए जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य किए, अब बेहतरीन कानून व्यवस्था की दी, जिसे वहाँ की जनता अभी भी याद करती है। और तो ये सब हमने
उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने कर्नाटक स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में, आपके प्रदेश में, स्टेट में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का सही सपना साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने स्टेट में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। अपने सभी उम्मीदवारों को, हमारे उम्मीदवार कुछ इधर स्टेज पे हैं, शायद कुछ सामने भी बैठे हैं, तो जब आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिसे जो हमारे संत गुरु महापुरुष हुए हैं तो उनके डेडिकेशन को ध्यान में रखकर, उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर, जिनकी वजह से आज थोड़ा घना जो आपको मिल रहा है, ये देन हमारे संत गुरु और महापुरुषों की है। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में विधानसभा का आम चुनाव लड़े अपने सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें ज़रूर जिताना है, उन्हें ज़रूर सफल बनाना है, उनको यहाँ की असेंबली में ज़रूर जिताकर भेजना है। अर्थात आप लोगों को इस चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।